कलकत्ता से बम्बई तक की विक्रम मुखर्जी की यात्रा बहुत ही रोचक रही है। लेखन और निर्देशन दोनों क्षेत्रों में काम अपनी तकदीर आजमाई है। पिछली फिल्म लकड़बग्घा ने एक अलग तरह की फिल्म होते हुए लोगों के दिमाग में अपना असर छोड़ा। अब यूथ बेस एक फिल्म स्वीट ड्रीम लेके आए, जो कि 24 जनवरी से हॉटस्टार डिज्नी पर स्ट्रीम होने वाली है। आज हम विक्टर से उसी फिल्म को लेकर के चर्चा करने जा रहे हैं। विक्टर ने बताया कि लकड़बग्घा के बाद किस ढंग के रिस्पॉन्स मिल रहे थे इंडस्ट्री में, किस ढंग की चर्चाएं हुई फिल्म। देखिए लकड़बग्घा क्योंकि छोटी पिक्चर थी और रिलीज़ तो आपको पता ही है, उसी सेम डे सेम वीक पे कुत्ते भी रिलीज़ हुई थी, तो स्क्रीन्स उतने शायद हमें मिली नहीं थी। पर फिर भी जो 1-1.5 हफ्ता वो बिज़नेस किया उसने ठीक ही बिज़नेस किया। और बिज़नेस के से अभी ज़्यादा फिल्म की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि वो फिल्म की सब्जेक्ट ही डिफरेंट थी। वो फिल्म एनिमल लवर्स के लिए बनी गई थी। मैं खुद एनिमल लवर हूँ, अंशुमन एनिमल लवर है, जैसे हम लकड़बग्घा के टाइम में भी बात किए थे। तो इसलिए एक मैसेज वाली फिल्म थी, तो वो लोगों में शायद बिजनेस उतना ना किया हो, पर चल गई। मतलब लोगों ने तराशा, उनको अच्छा लगा। और मुझे बहुत जगह से बहुत मैसेज आया कि ये फिल्म अच्छी है, फिल्म अलग है कुछ। इनफैक्ट लकड़बग्घा के बाद ही मैंने अभी Amazon MX के लिए एक शो किया था, कराटे गर्ल्स। तो लकड़बग्घा देखे कि Amazon से मुझे कांटेक्ट किया कि हमें एक छोटे बच्चों को लेके कराटे की पिक्चर बनानी है, एक सीरीज़ बनानी है, तो आप करेंगे। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने उसके बाद कराटे गर्ल्स किया है, इसलिए लकड़बग्घा के बाद। तो वो एक अच्छा चीज़ हो गया कि देखिए हमारे यहाँ पे एक्शन जो हम बोलते हैं सब हाई केबल वर्क, हाई स्पीड एक्शन, तो जो हैंड टू हैंड फाइटिंग का जो मज़ा ही है ना, वो हम कहीं ले लेते हैं। तो क्योंकि हम बचपन से हम देख रहे हैं लोग एक तो मारपीट, मतलब क्या हैंड टू हैंड, या फिर कुछ भी उठाए वो एकदम जैसे रियलिस्टिक होना वैसे होना चाहिए, वो हम नहीं दिखाते। हम बहुत उसको स्लो मूव करके, केबल वॉक करके, एक पैर आगे एक पैर पीछे ऐसे करते हैं। बट रियल लाइफ में ऐसे मारपीट के टाइम में बैकग्राउंड म्यूजिक तो नहीं चलता है। तो इसीलिए लकड़बग्घा के बाद उस चीज़ का बहुत तारीफ हुआ कि एक्शन हमने जैसे किया है, प्लस एक कॉमन मैन की स्टोरी है। तो उसके बाद तो फिर हमें लगा कि क्योंकि ये स्वीट ड्रीम्स और लकड़बग्घा साथ कम से मतलब 6-7 महीने के अंदर ही शूट हुआ था, तो इसीलिए मैं मेंटली ये प्रिपेयर करना था कि इसको कैसे शूट करें। तो ये बहुत ही डिफरेंट फिल्म है। तो स्वीट ड्रीम्स एक्चुअली ये जो कहानी है ना, ये कहानी मैंने एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कहानी कैसे आई मेरे दिमाग में, तो मुझे अभी भी याद है वो दिन 19 मार्च 2014। तो मैं नींद से उठा सुबह, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अजीब सा सपना आया था। सपने में मैं एक कैफ़े में बैठा था। उस वक्त में थोड़ा पर्सनल इश्यूज चल रहे थे कुछ, लाइक मतलब आई वाज नॉट इन अ गुड स्पेस। तो कैफ़े में मैं बैठा हूँ, मेरे सामने कोई लड़की बैठी है, मुझे नहीं पता वो लड़की कौन है, और वो मेरे हाथ पकड़ के बोल रही है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम बातें कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, और ये नींद टूट जाती है। कुछ तो मतलब बातें करते करते एक वेटर आता है और हम लोग मैं ऐसे बातें करता, मेरे हाथ लग के वेटर से कॉफ़ी गिरता है और नींद टूट जाती है। और यही सपना मुझे 7 दिन बैक टू बैक आया, सेम सपना और सेम जगह पे ख़त्म हो। तो मैं ऐसा थोड़ा रिसर्च कर रहा था उस टाइम कि ये क्या हो रहा है, कि तो हम लोग बोल रहे हैं कुछ तो तुम्हारे अंदर चीज़ें फंसी हुई है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो मैंने सोचा कि वेट करूँ 2-3 हफ्ता के कुछ अगर आगे बढ़े सपना तो लिखूँ इसके ऊपर। पर सपना आगे बढ़ा ही नहीं, तो मैंने बोला ठीक है मैं खुद ही इसको फिनिश करता हूँ। तो तभी आई थिंक अभी भी याद है मुझे 7 अप्रैल 2014 मेरे लैपटॉप में वो डेट का एक डॉक्यूमेंट भी है कि मैंने ये इसका 2 सीन पहला लिखा था। तो उसी के ऊपर कि अगर 2 लोग जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं और ये लोग सपने, तब सोशल मीडिया इतना बड़ा नहीं था। हाँ राइट। हाँ, तो ये लोग अगर सोशल मीडिया के थ्रू तो एक दूसरे को ढूंढेंगे तो कैसे ढूंढेंगे। तो वो हम लिख के जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए 2014, 15, 16 OTT आने लग गए, तो हमने सोचा कि हाँ OTT में अच्छी बनेगी। तो ये पिच करते रह गए 2-3 जगह पे, 2-3 प्लेटफॉर्म में। हमने बहुत आगे तक पहुंच गया था, बजटिंग भी हो गया था, बट वो मतलब ख़त्म, मतलब हुआ नहीं है। और मैं लगे पड़े थे कि हमें ये लेके जाना ही है कहीं पे। फिर
जस्ट लॉकडाउन से पहले प्रांजल जो हमारे तीसरे पार्टनर हैं वो जियो से बात की और उन्होंने ये चीज़ उनको कन्विंस किया कि देखो ये स्टोरी है आजकल के यूथ के लिए। और अभी सोशल मीडिया का इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ गया है, 2014 से आज 25 में सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कैसे सोशल मीडिया यूज़ करके दो लोग एक दूसरे से फाइट करेंगे, पर क्या होगा एंड में कि ये लोग एक साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या ड्रीम्स और रियलिटी एक है। तो ये जो मिलेनियल्स जैसे बोलते हैं, जेन जी मिलेनियल्स, तो इनके लिए ये चीज़ लिखी गई है कि हमेशा हम अपने ड्रीम्स को ढूंढने में, लोग बोलते हैं ना लुक फॉर योर ड्रीम्स के ऊपर बहुत जोर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी हमें देख लेना चाहिए कि रियलिटी उतनी भी बुरी नहीं है। तो यही है फिल्म की मेन। आपने सपना देखा जिसमें एक महिला, एक लड़की आपके हाथ पर रख के आपको सांत्वना दे रहे, वे सब अच्छा हो जाएगा। हाँ। उसको आपने, क्योंकि वो आपकी उम्र उसमें यूथ तो आप नहीं थे उस वक्त, हाँ, तो आपने उसको यूथ में बदलने के बाद क्यों सोची? क्योंकि जब मैं पहले लिख रहा था ना, तब ये यूथ को सोच के मैं नहीं लिख रहा था। अच्छा। तब पहले ये स्टोरी लिख रहा था जो एक तो तभी मैं 30 साल का था, तो मैं 30 साल के लड़के का ही स्टोरी लिख रहा था। आज भी वो 30 साल के लड़के का ही स्टोरी है। मेरा उम्र बढ़ गया मैं बड़ा हो गया हूँ, बट स्टोरी अमोल का जो कैरेक्टर है वो 30 साल के लड़के का ही है। तो अभी वो यूथ हो गया। हाँ, लड़की जो मेरे सामने जो बैठी थी उसकी उम्र 24-25 साल की थी तभी। तो मैंने मिथिला का कैरेक्टर भी 24-25 साल का ही रखा, क्योंकि जो मेरे सपनों अभी भी मुझे क्लियर है, मैं अभी भी याद है कि मैं कहाँ बैठा था, किस कैफ़े में बैठा था मैं, वो कैफ़े भी मुझे याद है। और सबसे फनी बात है कि हमने एक्चुअली उसी कैफ़े में शूट किया, जो कैफ़े में मेरे सपने में आया था, मैं उसी कैफ़े में एक्चुअली रियल लाइफ में शूट किया ये सीन। तो आपने उसको एक तरह से कहीं ना कहीं लव स्टोरी भी ढालने की कोशिश की। इसके पीछे क्या सोच थी कि मैंने यूथ से लव स्टोरी के लिए ही किसी की तलाश कर सकता, और भी कोई चीज़ सोच सकते थे आप? बिल्कुल। तो एक्चुअली ना जब लोग देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि मैं ये लव के लिए वो नहीं ढूंढ रहे हैं, वो लोग एक दूसरे को, वो लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनके लाइफ में कुछ मिसिंग है। अब क्या मिसिंग है हमें नहीं पता, मतलब जब लोग देखेंगे तब पता चलेगा। बट जनरली ये एक थॉट है कि अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ गलत चल रहा हो तो हम पहले उसको लव के साथ कनेक्ट कर देते हैं कि यार मेरा पर्सनल लाइफ, मतलब हम पहले बोलते हैं लव लाइफ, पर्सनल लाइफ बाकी भी हो सकती है ना, करियर और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग हम करने की बात करते हैं। बट पर्सनल लाइफ में हमेशा लव लाइफ को पहले क्यों सोचते हैं? देयर आर अदर थिंग्स, तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा फैमिली के साथ तुम्हारा लाइफ, तुम बाकी दुनिया के साथ कैसे मिल रहे हो वो भी तुम्हारा पर्सनल लाइफ में है ना। तो इसीलिए कैरेक्टर्स जो दोनों है ना, वो लोग भी पहले लव से ही कनेक्ट करते हैं, फिर आगे क्या होता है तो पता ही चलेगा। आपकी फिल्म का जो हीरो है वो, उसका जो कैरेक्टर बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, लेकिन आपने हीरोइन के कैरेक्टर में काफ़ी जटिलताएं दे दी हैं, उसके फैमिली को लेकर के, उसके मंगेतर, सारी चीज़ों में बहुत ये सब करने की ज़रूरत आपने क्यों महसूस की? हीरो की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? हीरो के साथ भी ढंग की चीज़ें हो सकती थी। एक्चुअली हीरो की लाइफ में है जो देखेंगे आप, पहले हीरोइन के लोग बता देता हूँ मैंने क्यों दिया है उसको। क्योंकि जो मैंने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया है मेरे ईडीज़ में, मेरे चारों ओर जो 24-25 साल के लड़के होते हैं, आप देखोगे कि 24-25, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, 24-25 साल के जो लड़के होते हैं वो जनरली या तो सिंगल होता है, नहीं तो कुछ ब्रेकअप हो चुका है, उतना सीरियस नहीं होता है उनसे। 24-25 की लड़कियां जो है वो मोस्टली रिलेशनशिप में होती है, और इसीलिए मैं उसको एक मंगेतर दिया है, फियांसे दिया, सो दैट ये जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्जर्वेशन कि एक मुझे उसके कुछ होता है उसके लाइफ में जो उसको पुल बैक कर रहा, वो शायद उसको पता ना हो कि ये लड़का मुझे पुल बैक कर रहा है, या फिर मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ, पर वो होती जाती है अनइंटेंशनली। ये हमारा मतलब जैसे
आप मतलब हम सब जानते ही हैं कि अगर हमारे पास कोई सपोर्ट ना हो तो हम ज़्यादा खिलते हैं, सही बात उभरते हैं, खुद पे सपोर्ट करते हैं। बट अगर हमारे पास हो तो हम ऑफ कोर्स पकड़ेंगे, ये इंसान के फितरत में, इंसान की फितरत है। तो इसीलिए मैंने उसका एक सपोर्ट सिस्टम दिया कि फियांसे है, बट द सेम टाइम उसका जो फैमिली लाइफ है मैंने उसका सपोर्ट नहीं दिया। अगर आप देखोगे कि उसकी मम्मी जो है और ये जो उसने दूरी बनाई है वो खुद की बनाई हुई दूरी है, क्योंकि यार 24-25 ना हम दुनिया से बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो जो 18 to 25 के या तो हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होता है या तो हमारे साथ कुछ नहीं अच्छा होता। तो हम और एज आजकल के लड़के लड़कियां बोले या कभी भी कुछ भी, जब हम भी छोटे थे तो उस टाइम पे अगर हमारे पेरेंट्स कुछ डिफरेंट करे, आदत है हम कुछ डिफरेंट करें तो वो ठीक है, बट हमारे पेरेंट्स कुछ डिफरेंट करें तो वो हमारे लिए बहुत अजीब लगता है। तो यहाँ पे भी मिथिला के कैरेक्टर वैसे रिएक्ट करती है उसके मम्मी के साथ, जो वो अपनी जगह पे सही है। तो इसीलिए मैं उसकी जहाँ पे चैंग का कैरेक्टर दिया है कि उसका एक फियांसे है जो सपोर्ट सिस्टम है, एट सेम टाइम पे उसके मम्मी का सपोर्ट सिस्टम है वहाँ पे नहीं दिया, इसलिए मैंने उसको कैरेक्टर में थोड़ी लेयर्स दी। बट जब अगर आप अमोल का कैरेक्टर में देखोगे उसके भी सपोर्ट सिस्टम है। वो जो दो दोस्त है आयशा एंड क्या नाम है, सुकर, आयशा एंड सुकर, उनकी डेब्यू पिक्चर है ये। तो वो उसके साथ हमेशा होता है, वो डिस्कस करता है। आयशा की जो कैरेक्टर है नुब्रा, वो बोलती है कि देखिए अगर आप मतलब अगर वो बात नहीं होता है एक दिन तो वो लोग घबरा जाते हैं कि क्या हुआ, ये बंदा कहाँ है। तो वे लोग ये नहीं कि उसका सपोर्ट सिस्टम नहीं है। और सेकेंड थिंग, वो भी एक ब्रेकअप से जूझ रही है, इसलिए वो थेरेपिस्ट के पास जाती है, फे जो प्ले कर रही है थेरेपिस्ट। तो इसीलिए ऐसा नहीं कि उसके लेयर्स है नहीं, बट वो सब टेक्स्ट में मैंने इनफ्रंट नहीं दिया। एक लड़की जो अपनी माँ के किसी का कदम को उठाने से नाराज होकर उससे दूरी बनाती है, वही उस लड़की को उस वक्त गुस्सा क्यों नहीं आता जब उसका प्रेमी अचानक अपने माता पिता से मिला होता है और कनाडा जाने की बात होने, जो कि उसको पहले से कहीं विश्वास में नहीं लिया गया था, तो उसमें उसको विद्रोह करना चाहिए था। हाँ किया ना उसने, बट अगर आप उसको देखेंगे कि वो उतना ज्यादा वो अपने थॉट्स को बोल नहीं पाती है। हाँ। क्योंकि वो एक लाइन वहाँ पे भी है जब चैंग के कैरेक्टर उसके मम्मी को बोलती है कि उस चैंग के कैरेक्टर की मम्मी जो है वो बोलती है तो तुम अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हो। उसने बोला मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, बट मैं जो कर रही हूँ उससे पूरी तरह कन्विंस नहीं। तो वो एंड आजकल होता ही है, मतलब आजकल क्यों हमेशा से होता है कि ऐसा नहीं है कि सबको फोकस्ड होना है लाइफ में। सब कोई अगर फोकस्ड हो, सब कोई अगर सबको अगर सब कुछ आता हो तो ठीक है। 24-25 साल में लोगों को पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। करियर, जॉब, ये जो है लोग कर रहे होते कि एक चीज़ अच्छा लग रहा है ये कर रहे हैं, बट मतलब 28-30 साल से पहले एक्चुअल मैच्योरिटी कहाँ आती है। सही बात। तो इसीलिए और जब जैसे मैंने आपको कहा कि वो इस बंदे पे इमोशनली डिपेंडेंट है, चैंग के कैरेक्टर पे। उसकी माँ से वो इमोशनली उतनी डिपेंडेंट है नहीं, वो दूर भी रहती है, साथ में नहीं रहती, राइट। बट चैंग के कैरेक्टर में इमोशनली डिपेंडेंट है, इसलिए वो उसका रिएक्शन उतना नहीं गया जिसका उतने मम्मी पे। ऑल्सो आप अपने मॉम डैड से जितना जैसे बात कर सकते हैं, अपने पार्टनर से जनरली वो बात नहीं करते। बट ये इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो कनेक्शन उतना है नहीं। ये हमें बात तक पता चलता है कि बिकॉज कनेक्शन है नहीं, और चैंग का कैरेक्टर उससे बड़ा भी है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक प्रोटेक्टिव फादर फिगर है, तो वो चैंग में अपना बॉयफ्रेंड, फादर फिगर सब ढूंढ लिया था। इसलिए वो अपने पापा को कभी ब्लेम नहीं करती। हाँ, कभी नहीं किया। तो इसीलिए वो चैंग उसके पापा का एक रिप्लेसमेंट काइंड ऑफ थिंग है, तो इसलिए वो उस पर उतनी नहीं भड़कती जितनी अपनी मम्मी पे भड़कती। दोनों एक दूसरे से मिलते भी हैं, जैसे अलीबाग वाला जो सीन है बाइक पर, आखिर वो क्यों उसमें बाइक रुकवाना नहीं चाहती है, नहीं रुकवा पाती है? क्या उसके ऊपर कोई ईशान का दबाव होता है? मैंने चैंग का नहीं क्या आप हाँ, क्या सोच थी आप? ये मेरी जो सोच थी, पहले ये मैंने सीन सोचा था कि ये लोग एक एयरपोर्ट के ग्लास के इधर उधर से मिलेंगे, एक डिपार्चर में आ रहा है, एक अराइवल से जा रही है, तो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कोई है। बट यहाँ पे ना आई वांटेड टू शो के एक शायद वही लड़की है, कि शायद यही लड़का है, इसलिए
तो समझ लो आप बाइक पे बैठे हो, अपनी लड़की हो एक बाइक पे बैठी एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हो, सडनली एक बंदा पीछे भाग रहा है और ये इसको सपने में आप जो देखे हो आप उतना क्लियरली शायद नहीं देखे हो, ये वैसा लग रहा है, ये भाग क्यों रहा है, ये कौन है। और जब तक ये वो समझ रही हो, बाद में समझाती भी है कि जब तक ये मुझे समझ में आया तब तक वो बाइक आगे लेके चला गया था, अभी कहाँ ढूंढूं मैं। तो अपने दोस्त जो तनु है उससे बात कर रही थी जब फोन पे, तभी बताती है कि वो उस वक्त वो ना वो बौखला गई थी, उसको समझ में नहीं आती मैं क्या करूं। इसके लिए बाद में जब उसको लगता है कि मैंने देखा है इसको देखा है कहीं, इसलिए वो ढूंढने की कोशिश भी करती है, बॉयफ्रेंड का ईमेल हैक करके वहां से देखने की कोशिश भी करती है। तो कुछ लोग होते हैं जो तभी रिएक्ट करते हैं, जैसे अमोल का कैरेक्टर वो तभी रिएक्ट किया, कुछ लोग होते हैं जो बाद में रिएक्ट करते हैं, वो ऐसे हम देखते हैं ना, वो बात सेकेंडरी कैरेक्टर है। क्या इस ढंग के कैरेक्टर जब आप लिख रहे थे आपकी ज़िंदगी में आए, आपने कहीं मिले थे ऐसे कैरेक्टर से? हाँ बहुत है, मतलब बिकॉज मैंने मतलब कलकत्ता, बैंगलोर, बॉम्बे, और बॉम्बे में इतने साल से हूँ, इतने जगह पे काम किया, इतने लोगों से मिला हूँ, और जनरली मेरा ऐसा एक पास टाइम ही है, मैं कभी कभी एयरपोर्ट में जल्दी चला जाता हूँ लोगों को देखने के लिए। अगर राजधानी ले रहा हूँ तो जल्दी चला जाता हूँ स्टेशन में लोगों को देखने के लिए, ट्रेन में लोग सोते हैं मैं देखता हूँ, कैफ़े में बैठ के लोगों को देखता हूँ, जस्ट टू सी के लोग डिफरेंट चीज़ों में कैसे रिएक्ट करते हैं। क्योंकि आप अपने दिमाग से इतना ही लिख सकते हो, बाकी अगर आप मतलब लाइफ के करीब अगर लिखना चाहते हो, रियलिटी के करीब अगर लिखना चाहते हो, तो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उनसे ही तो इंस्पिरेशन मिलते हैं। तो ऐसे हैं काफ़ी, एक दो लोग हैं मेरे आसपास ही हैं जो ऐसे रिएक्ट करते हैं तो उनके ऊपर बेस किया। इनफैक्ट जो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड प्ले करती है तनु, हाँ, तो वो मेरे साथ बहुत सालों से काम कर रही है, मतलब वो अभी बाहर मेरी डीए भी है अभी, अच्छा बैठी भी है। तो वो एक मेरे साथ मैंने जियो सिनेमा के लिए शो किया था, लव लस्ट कन्फ्यूजन, उसमें है, फिर बब्बर का टब्बर Z5 के लिए किया था, उसमें भी है। तो उसको मैं बहुत चीज़ों में ऐसे डाल के एक्सपेरिमेंटल देखता हूँ कि ये तू कर ले, क्योंकि मुझे पता है तू यहाँ पे क्या कर सकती है। जैसे चैंग मेरे कराटे गर्ल्स में भी चैंग था, उससे पहले दूसरे 2-3 शो में भी था। तो ऐसे मैं देखता हूँ कि किसका कौन सा स्ट्रेंथ है, तो उसको वहाँ पे डाल के कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, मतलब डालने की कोशिश करता हूँ। जब अपने के दिमाग में कहानी है, वो आपने कहानी लिखनी शुरू की, उसमें सोशल मीडिया कोई नहीं जानता था। टिकटॉक के बाद कुछ थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी कुछ होते हैं, उसके बाद चीज़ें फैल गई 2-3 साल के अंदर। हाँ जी। और यही इसलिए इसको कोविड ने ज़्यादा फैला दिया, अदरवाइज शायद लोग इसमें। बिल्कुल। लेकिन आपने क्या सोच के सोशल मीडिया को हथियार बनाया? क्योंकि उस टाइम जब मैंने लिखना शुरू किया था तो लोग कैसे, समझ लो आप किसी को सपनों में देखोगे, आप कहाँ ढूंढोगे, आपके कोई तो ऐसा कनेक्शन, जैसे पहले अगर कोई गायब होना चाहता होगा तो वो गायब होएगा, हम कहीं से भी नहीं ढूंढ पाएंगे, पर आजकल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या करता था, कॉलेज में शायद जितने भी दोस्त थे जिनसे टच छूट गई थी, तो उनको मैं सोशल मीडिया में ढूंढता तब, और पहले ऑरकुट, फिर फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम, कभी कभी लिंक्डइन तो डिफरेंट सोशल मीडिया में मैं जाके मैं अपने पुराने दोस्तों को ढूंढता था कि भाई इस बंदे के साथ इस टाइम मेरा अच्छा था, तो ये कहाँ गया। तो ऐसे ही मुझे लगा कि अगर ढूंढना होगा उस टाइम पे, तो सोशल मीडिया से ज़्यादा हमारे पास और कोई टूल है ही नहीं, था नहीं। थैंकफुली आजकल सोशल मीडिया इतना बढ़ गया कि ये अभी, तब जैसे एक थोड़ा फार बिलीवेबल फैक्टर था, अभी तो ये तो कोई भी कर सकता है। अगर मैं किसी को देखा हुआ गूगल लेंस में पिक्चर डाल के निकाल ही सकता हूँ। हाँ, तो यही चीज़ बात है। लेकिन आप आज की तारीख में सोशल मीडिया जिस मुकाम पर हो गया है, या जो स्थितियाँ हैं सोशल मीडिया की, कितना फायदेमंद है लोगों के लिए, कितना नुकसानदायक है? देखिए, फायदेमंद जो है, मतलब दोनों साइड ही है, मेरे लिए फ़ायदा नुकसान दोनों ही है। पहले फ़ायदे की बात कर लेता हूँ। फ़ायदा ये है कि आप बहुत लोगों के पास बहुत जल्दी पहुँच सकते हो, स्पेशली जो आपके जैसे पहले टेक्स्ट मैसेज के साथ साथ अभी किसी का बर्थडे अगर भूल जाओ तो आपको पता चलता है, हाँ इसका बर्थडे विश कर दो। कोई इम्पोर्टेंट तारीख अगर आपको याद करना है, किसी से उतना बात शायद नहीं करना हो कि फ़ोन नहीं मिल रहा है, तो इंस्टा के थ्रू बात कर लो या फेसबुक के थ्रू बात कर लो। लोगों को से टच करने में, समझ लो किसी प्रोड्यूसर से मुझे मिलना है या किसी एक्टर से मुझे बात करना है और कहीं से भी हो नहीं पा रहा है, तो
हम इंस्टा के थ्रू एक मैसेज डालते थे कि सर वी वांट टू टॉक टू यू और ब्रो वी वांट टू टॉक टू यू। तो ये फ़ायदे की बात है कि दूरी जो है वो बहुत ही जल्दी हट गई है। बट जो नुकसान की बात जो है कि लोग बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं इस पर। जैसे मैं बर्थडे की बात करता, पहले मेरे जो दोस्त थे उनके बर्थडे मुझे याद था, आजकल मुझे याद नहीं, मतलब नए जो लोग मैं याद कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हाँ ठीक है आ जाएगा सोशल मीडिया में। प्लस ये जो फेक न्यूज़ वाली चीज़ है ये तो आपको पता ही है, तो लोग कुछ भी डाल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया में। और कुछ कुछ जगह पे मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ कुछ जगह पे ये मैंडेट आती है कि इनके सोशल मीडिया फॉलोइंग देख के इनको कास्ट करो। सो मेरे हिसाब से बहुत डिपेंडेंट बहुत ही गलत चीज़ है। तुम उनके हुनर देख के कास्ट करो और फिर उसके सोशल मीडिया है वो ऐड ऑन है। तो इसी वजह से काफ़ी डिज़र्विंग एक्टर्स, काफ़ी डिज़र्विंग फेसेस नहीं आ पा रहे हैं, जो मतलब ये बात आप हमेशा आप भी सुनते ही होंगे कि ये बहुत ही उनके रीच जो है वो, अगर आप रीच खरीद सकते हो, आज आप ब्लू टिक खरीद सकते हो, आज आप फॉलोअर्स खरीद सकते हो, तो फ़ायदा क्या है? आप देख रहे हैं 2 मिलियन फॉलोअर है, ठीक है इसको ले लो। बट वो पहली बात है कि शायद किसी के पास 300 फॉलोअर हो, शायद उससे 300 गुना बेटर एक्टर, तो मैं उसको कास्ट करना चाहूँगा। ये हमें हमेशा फेस करना पड़ रहा है, आजकल तो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। एंड कुछ प्लेटफॉर्म्स एंड उनकी भी गलती क्या है, मैं क्या जो कॉर्पोरेट्स उन पर प्रेशर डाल रहे हैं वही उसी के हिसाब से मेरा पैसा जहाँ से आ रहा है, अल्टीमेटली सब पैसे का ही खेल है। सही बात है। तो आई थिंक किसी को तो ये तोड़ना पड़ेगा। मैं एक मतलब 2-3 डायरेक्टर हैं जिनको मैं मानता हूँ बहुत, उनका इंटरव्यूज़ देख रहा था, तो तभी वो लोग भी यही सेम चीज़ बात बोल रहे थे कि एक्टिंग से ज़्यादा लोग फॉलोइंग में विश्वास करते हैं। सिनेमा आर्ट फॉर्म है तो उसका थोड़ा ठीक है, ऑफकोर्स बिजनेस तो है ही, बट वो उसके लिए आर्ट को मत खोलो। बिजनेस सब कुछ है आजकल, एवरीथिंग इज बिजनेस। आज ये भी मैं फिल्म बना रहा हूँ, ये अगर हाँ बिजनेस तो करना ही है, करना ही है, आर्ट को दबा के बिजनेस नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। तो यही मैं सोशल मीडिया का माइनस पॉइंट शायद यही है मेरे लिए। स्वीट ड्रीम्स देखने के बाद जो भी दर्शक देखेगा उसके दिमाग में क्या भर जाएगा जब वो फिल्म देख के बाहर निकलेगा? तो आपने देखी है तो आपको क्या लगता है? नहीं, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। जैसे एंड में तो जो सरप्राइज है मैं वो बोल नहीं रहा हूँ, पर एक सरप्राइज है एंड में, तो आई होप लोगों को वो समझ में आए। मैंने पूरे फिल्म में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे हिंट्स छोड़े हैं जहाँ पे लोग अगर ठीक से देखें तो उनको समझ में आ जाए कि मैं एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक हिडन मैसेज है, एंड ये हम सबकी लाइफ में है, हम सब अपने ड्रीम्स के लिए भागते हैं और भागना भी चाहिए। मतलब अगर आप सपने देखना छोड़ दोगे तो कैसे होगा? बट मेरे हिसाब से सपने देखने के साथ साथ अपने रियलिटी को, अपने जो सच्चाई है, अपने आप जहाँ पे हो उसकी भी कदर करनी चाहिए, क्योंकि उस सच्चाई की वजह से ही आप वो सपने देख पा रहे हो ना। अगर आप वो सपना सिर्फ सपने के पीछे ही भागने लग जाओगे तो शायद वो सच्चाई कहीं पीछे छूट जाएगी। और आई थिंक वही बहुत हो रहा है आजकल जो इतने लोग, इतने यहाँ पे, मतलब स्पेशली हमारी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि इतने लोग दुनिया भर से आते हैं क्या बॉम्बे में कि एक नाम बनाए, एक शोहरत कमाए, एक अपनी पहचान हो। तो वो पहचान बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ तुम जहाँ से हो, जहाँ के हो, वहाँ वो जो रूट्स है उसको भूलना नहीं चाहिए। और आई थिंक वो सच्चाई मैंने कोशिश की समझाने की, जहाँ से कि ड्रीम्स आर वेरी गुड बट डोंट फॉरगेट योर रियलिटी। ये कभी कभी हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो शायद अगर वो सपना ना हो, वो सच ना हो, तो फिर तो जो डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन है, आजकल मेंटल हेल्थ बहुत बड़ी इशू है हमारे यहाँ पे। पहले लोग बात नहीं करते थे, आजकल बात करते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखोगे मेरा पहली सीन की बात से, मतलब इसीलिए फे का कैरेक्टर जो है, थेरेपिस्ट का कैरेक्टर मैंने इसीलिए डाला है कि जो समझाएंगे, मतलब कि मेंटल हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कुछ छोटे मोटे मैसेज देने की कोशिश किया कि सपना देखो बट सच्चाई मत भूलो। नहीं, मुझे क्लाइमेक्स आपका बहुत पसंद है, बहुत होना भी वही चाहिए था। मतलब लोग सोचते कि ये नहीं होना वही चाहिए जो आपने क्लाइमेक्स दिखाया, बहुत सही है वो। एक चीज़ और आती है
रूप का करेक्टर रखने की क्या जरूरत थी, और रूप के जैसे लोग क्या आज की तारीख में किसी यूथ को मिलते हैं जो उनको सही राह दिखा सके, बिना उससे स्वार्थ नहीं है पहले कहीं भी। मैं सोचा था कब पूछोगे आप ये, क्योंकि सी रूप जो है ना, रूप एक आईना है। रूप वो आईना है, कहीं ना कहीं रूप जो है वो आपका कॉन्शियस है, जो आपको हमेशा आपके साथ हमेशा, और कोई हो ना हो, आप खुद हो, दैट योर सेल्फ, आप हमेशा आपके साथ है। नाउ ये चीज़ आप समझते नहीं हो कि आपके सबसे बड़ा सपोर्टर आप खुद हो, पर यहाँ पे मैंने उसको पर्सनिफाई किया है कि अगर ये आप जिस चीज़ को हम सब हमारे सब लाइक ऑल ऑफ अस हैव दैट वन पर्सन जो हमारे साथ हमेशा से है, बट हम उसको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि ये तो है ही, जो हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे एकदम करीबी दोस्त होते हैं, हाँ तू तो है। तो यहाँ पे रूप एक लड़की है, बट वो एक्चुअली वो आपका जो करीबी दोस्त है वो है। और वो ये जो कैरेक्टर मैंने डाला ना रूप, ये पहले कुछ डिफरेंट था, फिर जो हमारी एक्टर है शौरसेनी, बहुत बढ़िया एक्टर है वो, उसके साथ मैं जैम किया इस कैरेक्टर के बारे में। तो कुछ सीन्स जो हमने डाले हैं वो उसके दिमाग से ही आया है कि अगर मैं ये ऐसा करूँ तो वो और मैं बैठे डिस्कस किए, फिर मैंने जब डाला, और जब वो और मैं प्रैक्टिस कर रहे थे, वर्कशॉप कर रहे थे, तब तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर मुझे ऐसे ही डालना है। तो इसीलिए रूप का कैरेक्टर मुझे एंड आप यकीन नहीं करोगे, जब मेरी टीम ने और सबने सुना, सबको सबसे बढ़िया कैरेक्टर लगा रूप का, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं रूप की ज़रूरत है, सबको ज़रूरत होती है, और है रूप हमारे पास, हम देखते नहीं, इसीलिए उसका नाम रूप है, क्योंकि वो हमारा ही रूप है। करेक्ट। इसीलिए हमने रखा है, मतलब जब ऐसे ऊपर से देखोगे तो शी इज़ जस्ट सपोर्ट सिस्टम जो फिल्म को आगे ले जाने में मदद करती है, और फिल्म में जो डिवाइड है वो क्रिएट करने में, जो डाउट है क्रिएट करने में मदद करती है। बट सब टेक्स्ट अगर जाओगे तो हम एक्चुअली हम खुद से ही बात नहीं करते, तो इसीलिए रूप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जब पूरी कहानी यूथ बेस हुई तो आपको इस बात का कहीं मन में शक नहीं आया कि क्या बड़े लोग इस फिल्म को देखना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? ये एक्चुअली मुझे जब मैं बना रहा था तब मेरे दिमाग पे आया, मतलब लिखने के टाइम पे आया कि ये मतलब जो भी बोला, ये 18-35 को ज़्यादा अपील करेगा, क्योंकि उनकी कहानी। करेक्ट। पर हम ऐसे कहानी को रेस्ट्रिक्ट क्यों कर रहे हैं? कहानी, हम तो बच्चों की कहानी भी देखते हैं। हम बहुत ही अमिताभ बच्चन, अगर आज कोई गुलाबो सिताब मूवी देखे हैं, जो बहुत ही ओल्ड एजेड लोगों की कहानी है, ऊंचाई देखे हैं, तो अगर हम एज से क्यों ऐसा खुद को क्यों बांधेंगे? क्योंकि वो तो हमारा काम नहीं है, एज अ मेकर में हमारा काम है एक स्टोरी जो मैंने देखा है उसको ऑथेंटिकली बताना। अब ये जो अगर लोग देखेंगे तो आई थिंक वो समझ पाएंगे, बट आई होप के लोग मतलब बच्चों का फिल्म सोच के इसको साइड में ना करें। और क्या सबसे बड़ी बात है क्या है, आज हम जिस भी प्लेटफॉर्म में जाएं, जिस भी OTT में जाएं, हमेशा हर जगह कुछ ना कुछ मार धाड़, कुछ ना कुछ कत्ल, कोई थ्रिलर, कोई हॉरर, ये हो रहा है। लाइट पिक्चर कोई बना ही नहीं रहा है। करेक्ट। हम तो पहले लाइट पिक्चर बनाते थे ना। आजकल आप शाहरुख खान इसलिए बनाए क्योंकि वो लाइट पिक्चर करके बना। बिल्कुल सही बात है। हर बड़ा एक्टर बड़ा बना है क्योंकि वो लाइट पिक्चर करके बना। वो अभी जाके अजय देवगन सिंघम बना हो, बट अजय देवगन इश्क में जो काम किया, प्यार तो होना है में जो काम किया, कमाल। तो वही आप जो भी एक्टर उठा लो, रणबीर कपूर जो मेकअप सीट में, जो मासूमियत है, जो रणबीर कपूर जो आपके सावरिया में, ये लव स्टोरीज है। तो हम लव स्टोरीज बोलना क्यों भूल रहे हैं आजकल? तो इसीलिए लोग, मुझे लगता है लोगों को ये एक लाइट लव स्टोरी के हिसाब से ही देखनी चाहिए। और मतलब सिनेमा की कोई तो उम्र तो होती ही नहीं है। सही। तो ये इसीलिए पिछले 4-5 वर्षों से हिंदी फिल्में खास तौर पर धराधर फ्लॉप हो रही हैं। आप भी नज़र रखते होंगे, आप भी फिल्म बना रहे हैं, क्या वजह लग रही है, कहाँ हम लोग मार खा रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से हम शायद फिल्म
किसी के लिए बना रहे हैं, हमें नहीं पता हम किसके लिए बना रहे हैं, बट हम किसी को लिए बना रहे हैं, मतलब चाहे वो दर्शक हो या फिर समझ लो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए या पैसों के लिए बना रहे हैं। आई थिंक हम जो भूल रहे हैं, जो बेसिक जो है, हम एक फिल्म जो है वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर तीनों को अपने चॉइस के हिसाब से बनाना चाहिए कि मुझे ये स्टोरी बतानी है। पर हम ये सोचते हैं कि मुझे ये इस जगह के लोग कैसे देखेंगे, ये डालूंगा तो ये कैसे सोचेगा, ये डालूंगा तो वो कैसे सोचेगा। तो चारों चीज़ें मिक्स करके हम जो बना रहे हैं तो ओरिजिनलिटी ही हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आजकल अगर मैं कहीं पे, मेरी खुद की ये एक्सपीरियंस है, मैं किसी स्टोरी किसी प्रोड्यूसर के पास, स्टूडियो के पास लेके जाता हूँ तो मुझे पहले बताता है अच्छा ये ना इस फिल्म की तरह बनेगी, ये इस फिल्म की तरह बना सकते हैं। माई पॉइंट इज ये एक ओरिजिनल स्टोरी है, इसको इस स्टोरी के जैसे बनाओ ना। मुझे आजकल जैसे कोई भी फोक स्टोरी हो, ये कंतारा जैसी बनानी है, क्यों? मुझे फोक स्टोरी की तरह बनानी है ना। हाँ, तो अगर कोई भी एक्शन फिल्म है, ये सिंघम जैसी बनानी है, क्यों? जैसे अभी मैंने देवा का ट्रेलर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मतलब अब मुझे पता नहीं पिक्चर कैसी है, बट ट्रेलर मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं ये थिएटर में जाके देखूंगा। तो ये चीज़ ना, जो स्टोरी की ओरिजिनलिटी है वो वहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं। तो इसीलिए शायद फिल्म को, जैसे अभी बात कर रहे थे कि फिल्म को बिजनेस की तरह लेस और आर्ट की तरह ज़्यादा सोचनी चाहिए, एक बैलेंस रखनी चाहिए। हम पहले भी बिजनेस तो हमेशा से थी, तो हमेशा देयर विल बी सम बैड फिल्म्स, बट मोस्टली तो अच्छी फिल्म्स ही होती थी ना हमारी। तो वो अगर हम बेसिक पे काम कर ले तो बाकी सब तो ठीक ही है। ऐसा सी ड्रीम की बात की क्या योजना है? बात की योजना मैंने 3-4 पिक्चरें लिखी हुई है, 2-3 कास्टिंग चल रही है, 2-3 प्रोड्यूसर से बात चल रही है। बट जैसे हम बात ही कर रहे थे, प्रॉब्लम वही हो रही है कि आजकल हम ये बहुत कर देते हैं कि ये फिल्म OTT के लिए है, ये फिल्म थिएटर के लिए है। मेरे हिसाब से फिल्म थिएटर के लिए है। करेक्ट। तो जो भी कास्ट हो, पहले भी लाइक स्टार आजकल बहुत ज़्यादा हो गए। एक्टर्स पहले अमोल पालेकर जैसे एक्टर्स अगर ये स्टार होते तो आज इतने बड़े नहीं बनते। मनोज वाजपेयी तो बना है ना, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि हम सिर्फ स्टार के पीछे नहीं भागना चाहिए। स्टार है कितने, 4-5, उनके पास भी तो उतने ही काम है ना। तो हम एक फिल्म में, एक साल में अगर हमें 100 फिल्में बनानी है, 100 स्टार्स तो नहीं होंगे ना। तो वो माइंडसेट थोड़ा चेंज करना है आई गेस। और मैं वही कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पिक्चर्स 4-5 जो लिखी हुई है, पूरी लिखी हुई, मतलब ऑलरेडी ये सब लाज लकड़ बग्गा, और इसके बाद मैं लिख रहा था, बैठ के पहले बना रहा था कि अगला क्या बनाऊँ। तो ऐसे 3-4 स्टोरीज़ हैं जो एक रोमांटिक ट्रेजेडी है, वो मुझे बनाना है। एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है जो मैं बंगाल से आता हूँ, राइट। तो सुंदरबन के ऊपर बेस्ड एक थ्रिलर है जो मुझे बनाना बहुत है। हाँ, वो थोड़ा उसमें माइथो भी है, थोड़ा फोकलोर है। फिर एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी है, फिर ये भी यूथ का है। तो सबके लिए कुछ कुछ लिख रहा हूँ, मतलब लिख चुका हूँ। अब जो पहले कमीशन हो वो उसमें आपको मिलूँगा मैं। विक्टर मुखर्जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।